हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे मेटलर्जी, धातु कर्म यानी तत्वों के निष्कर्षण और निष्कर्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया है। आखिरी क्लास हमारी बाकी है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेटलर्जी में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करके लाते, धातु को क्या करते हैं, निष्कर्षित करके लाते। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि पहला जो स्टेप था मेटलर्जी में वो था चूर्णीकरण, संशोधन, है ना, मतलब पल्वराइजेशन। आपको जो भी ओर मिला है, जो भी अयस्क मिला है, वो बड़े बड़े लम्प्स के रूप में होता है ना, बड़े बड़े ढेले होते हैं, है ना, बड़े बड़े पत्थर जिसे अपन बोलते हैं, इस तरह से होता है। तो उन लम्प्स को क्या करना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो हमने कहा था चूर्णीकरण या पल्वराइजेशन। उसके बाद में हमारे पास मेथड था कि आपने उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, चूर्ण बना दिया उसका। उसके बाद में हमारे पास है सांद्रण। अब हम अयस्क की प्रकृति के आधार पे क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। अगर डेंसिटी के अकॉर्डिंग बोले, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड जिसे कहते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड या लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग भी मिलता है ना, मतलब वाटर वॉश कर देंगे। तो अगर हम बोले कि भाई अशुद्धि तो हल्की है, अयस्क भारी है, दोनों के डेंसिटीज जो है वो डिफरेंट है, स्पेसिफिक डेंसिटी जो है वो अलग अलग है, तो हम इस मेथड को काम में ले सकते हैं। सेकेंड, हमने कहा कि नहीं, या तो अयस्क चुंबक से आकर्षित होता हो या अशुद्धि चुंबक से आकर्षित होती हो, तो हम चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में ले लेंगे। फिर अगर सल्फाइड अयस्क है तो वो झाग के साथ तैर जाएगा, झाग में मिक्स हो जाएगा, चीड़ के तेल में या तारपीन के तेल में आराम से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अशुद्ध या नहीं मिक्स हो जाती है तो वो उसको पानी में बिठा भी सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमने कहा था झाग प्लवन विधि। या फिर अयस्क की क्रिया किसी विशेष अभिकर्मक से करा दे और अयस्क उसमें घुल के कोई सॉल्यूबल कंपाउंड बन जाए, है ना, और अशुद्धियां मोस्टली अनसोल्यूबल रहे, ना घुलती हो, है ना, तो हम कहेंगे तब हम ऐसा मेथड ले सकते हैं, लीचिंग, जिसे हम रासायनिक निक्षालन भी कहते हैं या लीचिंग भी कहते हैं। मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस जो है वो लीचिंग का एग्जाम्पल है। फिर एल्यूमिना का अगर हमने सांद्रण पढ़ा, चाहे हम हॉल विधि बोले, चाहे बेयर विधि बोले, चाहे सरपैक मेथड बोले, सब के सब जो है वो क्या है, लीचिंग प्रोसेस पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो हम एल्यूमिनियम अयस्क यानी कि एल्यूमिना डाइस्पोर कोरंडम जो भी है उसके लीचिंग के लिए, है ना, हॉल मेथड, बेयर मेथड और सरपैक मेथड, उसके सांद्रण के लिए ये तीन मेथड काम में लेते, तीनों लीचिंग पे बेस्ड है। और अगर सोने चांदी के अयस्क से, अयस्क का हम क्या बोले, सांद्रण बोले, तो उसके लिए मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस है, वो भी लीचिंग पे बेस्ड है। तो हमने कहा चलो ले देके सांद्रण हम अयस्क की प्रकृति के आधार पे कर लेंगे। उसके बाद तो हमने कहा था कि भाई उसके बाद हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर वो पहले से ही ऑक्साइड फॉर्म में है, या मान लो कार्बोनेट है, गर्म करने पे CO2 छोड़ देगा, ऑक्सीजन उसके पास अपना अवेलेबल है, या जल योजित है, तो गर्म करेंगे तो एक्स्ट्रा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ऑक्साइड फॉर्म में वो है ऑलरेडी, तब तो हम बोलेंगे भर्जन। और अगर हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, लाइक ZnS है, PbS है, HgS है, तो हमें इसकी क्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करानी है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। तो अगर ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में था तो हमें ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कराना है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से कराना था, तब तो हम बोलेंगे निस्तापन। लेकिन ZnS है, PbS है, HgS है, तब तो हमें ऑक्सीजन चाहिए था, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तब मेथड का नाम था भर्जन यानी कि रोस्टिंग। ठीक है, तो भर्जन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, निस्तापन में जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमने कहा चलो भर्जन भी कर दिया, जरूरत पड़ी तो निस्तापन भी कर दिया। अब एक बार ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब अपचयन कर दो। अब अपचयन के लिए आपने क्या काम में लिया, तो हम कहेंगे हम कार्बन अपचयन भी कर सकते हैं, हम विद्युत अपघटनी अपचयन भी कर सकते हैं, हम एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस से भी क्या कर सकते हैं, अपचयन कर सकते हैं। अलग अलग हमारे पास मेथड से अलग अलग तरीके थे जिससे हम अपचयन करते थे। अब ले देके हमने ऑक्सीकरण भी कर लिया, अपचयन भी कर लिया, अब हमारे को धातु तो मिल गया। अब धातु को शुद्ध करना था, ये बड़ा टास्क है कि 100% प्योर तो अब लाए नहीं हो, अशुद्धियां तो है ही सही। तो हम कहेंगे अब अगर धातु को शुद्ध करना है तो उसके लिए हमने प्यूरिफिकेशन, धातु का शोधन, और उसमें अलग अलग मेथड्स पढ़े थे, डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे। अब बच्चों, धातु का शोधन, है ना, तो हमने कहा था कि भाई सबसे पहले हमने मेथड डिस्कस किया था डिस्टिलेशन। ऐसे मेटल्स लाइक हमने पढ़ा था जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ये धातुएं ऐसी है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, फटाफट क्या हो जाती है, वाष्पित हो जाती। लेकिन अशुद्धियों का तो बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होगा, तो हम आसवन विधि से क्या कर सकते हैं, इनको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो मेथड था हमारा डिस्टिलेशन। उसके बाद में कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो पिघल जल्दी जाती,
बॉइलिंग का तो नहीं पता लेकिन पिघलेंगी जल्दी। लाइक टिन था, बिस्मत था, तो हमने कहा था कि हाँ ये जल्दी से मेल्ट हो जाएंगी, तो इनको परावर्तनी भट्टी में ढलवे चूल्हे पे रखे, है ना, स्लोपिंग हर्थ थी, वहां हमने इनको रखे और गर्म किया और पिघलाया। तो धातुएं तो पिघल गई थी और नीचे आ गई थी, अशुद्धियां पिघली नहीं तो पीछे रह गई थी। उसे हमने कहा था लिक्वेशन यानी कि द्रवीकरण। उसके बाद में कॉपर का जो अयस्क था, उसे कॉपर सल्फाइड है, इसकी इंप्योरिटी अलग करनी थी, तो हमने कहा था ग्रीन वुड के बड़े बड़े जो स्लाइड्स है, ग्रीन वुड है, लकड़ी के लट्ठे हैं, उनसे हम उसको चलाएंगे और उनमें से सल्फर वगैरह गैस निकलती है तो कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि आराम से बाहर आ जाएगी। तो अगर कॉपर अयस्क में कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि थी, Cu2O की थी, तो हमने ग्रीन वुड का हेल्प लिया था, दैट इज पोलिंग यानी कि दंड विलोड। उसके बाद में हम विद्युत अपघटनी विधि भी काम में ले सकते थे, मोटा अशुद्ध धातु का एनोड और पतले शुद्ध धातु का कैथोड, और उसी धातु जिसका हम प्यूरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, उसी धातु के लवण का हमने एक्वा सॉल्यूशन भर दिया, जलीय विलयन भर दिया, ताकि हम करंट पास कर सके। ठीक है, तो उसे हमने कहा था विद्युत अपघटनी विधि। फिर हमें बहुत सेमीकंडक्टर वाले मेटल्स चाहिए थे, लाइक सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इनके लिए हमने पढ़ा था कौन सा मेथड था, जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण, जिसमें हमने एक रॉड में कन्वर्ट कर दिया था। फिर हमने कहा था कि नहीं, वेपर फेज रिफाइनिंग, वाष्प प्रावस्था भी हो सकता है ना, कि भाई धातु की क्रिया किसी अभिकर्मक से करा के उसे वाष्पशील संकुल में बदल, और वाष्पशील संकुल में धातु ही आया, अशुद्धियां तो बस वाष्पशील संकुल बनाएंगी नहीं, फिर हम उसको क्या करेंगे और हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो प्योर मेटल और आपका अभिकर्मक अलग हो जाएगा। अब वाष्प प्रावस्था परिष्करण पे हमारे पास दो विधियां बेस्ड थी, पहला था मॉन्ड प्रोसेस निकल के शोधन के लिए, और दूसरा था वेन आर्केल प्रोसेस। आपको जिरकोनियम और टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन करना है तो हम वेन आर्केल प्रोसेस को यूज करते थे। तो यहां तक तो सारा हमने पढ़ लिया। एक मेथड हमारा छोटा था वर्ण लेखिकी, जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। छोटे क्वेश्चंस उसमें से भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी ले दे के होता क्या है, तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मतलब कलर, है ना, क्रोमेटोग्राफी रंग के आधार पे हमें क्या करना है, किसी पदार्थ के विभिन्न घटकों को पहचानना है, मिक्सचर के घटकों को पहचानना है। पहचान लिया, डिटेक्ट कर लिया, तो तुम्हें उनको क्या करना है, सेपरेट करना है और अशुद्धियों से अलग करना है, यानी प्यूरिफिकेशन, क्योंकि हम प्यूरिफिकेशन का आखिरी मेथड पढ़ रहे हैं, शोधन की आखिरी विधि क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ये कैसे, है ना, हमने इतनी बड़ी बड़ी भट्टियां बनाई थी, लेकिन क्रोमेटोग्राफी हमें उसके लिए नहीं चाहिए, है ना, मतलब आपके पास ऐसा कोई मिक्सचर है ही नहीं कि जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो। ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, है ही बहुत कम, तो वो बहुत कम है, तो इतनी बड़ी भट्टियां लगा के और इतने बड़े प्लांट खड़े करने की जरूरत भी नहीं, है ना। उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको हमें आइडेंटिफाई करना, पहले तो मिक्सचर में उनको आइडेंटिफाई करना, है ना, डिटेक्ट करो है कि नहीं है तो फिर उसको क्या करना है, अलग अलग करना है, मिक्सचर के सारे घटकों को अलग अलग करना है और अशुद्धियों से उनको दूर रखना है, अशुद्धियां भी अलग करनी है, इसलिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है एडसॉर्प्शन। क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। ले देखिए, अधिशोषण आपके काम आएगा। अब अगर मैं क्रोमेटोग्राफी मैं कागज यूज करती हूं तो कागज क्रोमेटोग्राफी, अगर मैं स्टेशनरी फेज में कोई कॉलम यूज करती हूँ तो फिर मैं कहूंगी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, है ना। अदरवाइज हम कहेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसे आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब क्रोमेटोग्राफी क्यों काम में लेनी है, तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि बच्चों मान लो इंक है, ब्लैक कलर की इंक है या ब्लू कलर की इंक है, तो तुम कहोगे काले रंग की इंक है। एक्चुअली वो काले रंग की इंक नहीं है, वो जो ब्लैक कलर है उसमें 2 से 3 कलर जो है वो मिक्स है ना। जब तुम प्रोसेस को यूज करोगे तुम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर सकते हो, है ना, कागज क्रोमेटोग्राफी घर में आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो आप क्या देखोगे, वो जो ब्लैक कलर का आपको स्पॉट दिख रहा है, एक इंक दिख रही है कि हाँ भाई काले रंग की शय है, एक्चुअली इसमें 3 कलर है और मुझे उन तीनों कलर को क्या करना है, अलग करना, पहचानना है पहले तो इसमें कौन कौन से कलर है, फिर उनको अलग अलग भी करना है। इसके लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करते, कागज क्रोमेटोग्राफी ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं घर पे। देन मान लो कि सिगरेट पी रहे कोई, तो सिगरेट के अंदर आपको पता है निकोटिन, अब वो निकोटिन जो है बहुत माइन्यूट अमाउंट में क्या होता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब एवरी टाइम हम किसी को देख के तो बोल नहीं सकते कि ये सिगरेट पीता है या इसने पिया होगा, है ना। तो बच्चे वो जो निकोटिन है उसकी पहचान मुझे ब्लड में करनी है, और जो कितना कम होगा उसका अमाउंट, है ना। तो क्रोमेटोग्राफी से हम इसको कर सकते हैं,
हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्लड में निकोटिन की मात्रा है तो कितनी है, या निकोटिन है कि नहीं है ना, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए क्रोमेटोग्राफी चाहिए। अब मैंने आपको कहा ले देके ये अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चों अधिशोषण यानी किसी भी पदार्थ को अपनी सतह पे क्या करना, एडसॉर्ब करना, सोखना, सतह पे, थ्रू आउट दी बॉडी नहीं, सिर्फ सतह द्वारा किसी पदार्थ को अपनी सतह पे क्या करना, आकर्षित करना, पकड़ लेना, उसको बनाए रखना सतह पे, उसे हम अधिशोषण कहते हैं। अब क्रोमेटोग्राफी में तुम्हें है ना ले देके दो फेजेस चाहिए, एक मोबाइल फेज चाहिए, एक स्टेशनरी फेज चाहिए। दो अवस्थाएं चाहिए, एक गतिशील या गतिमान प्रावस्था और दूसरी स्थिर प्रावस्था। ठीक है, स्थिर प्रावस्था लाइक मैंने कॉलम ले लिया, एक है ना ब्यूरेट ले लिया। अब कॉलम में मैं क्या भर रही हूँ, मैं प्रॉपर अधिशोषक भर लूंगी। तो अधिशोषक के रूप में मान लो मैंने सिलिका जेल भर दिया, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट भर लिया, मैंने Al2O3 भर लिया, है ना, या मैंने सेल्यूलोज भर लिया या स्टार्च भर लिया, तो वो फिट हो जाएगा, उसके अंदर ठस जाएगा, तो वो बस, अब वो चल तो नहीं सकता, है ना। तो ये मेरा जो अधिशोषक है ये है स्थिर प्रावस्था। अब मिक्सचर है ABC, अब उसको तो मुझे किसी उचित विलायक में घोलना पड़ेगा। अब वो घुल जाना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। घुल रहा है, ABC का मिक्सचर है, वो घुल गया। अब तुम्हें लगेगा तीनों ही घुल गए, ऐसे कैसे? तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी उन्हीं पदार्थों के मिश्रण के लिए यूज होते हैं जिनके घटकों की प्रॉपर्टी सेम होती। भाई ABC जो है, मैं सोच रही हूँ A की रिएक्शन कर रहा हूँ तो B भी वही रिएक्शन कर लेता है, C भी वही रिएक्शन कर लेता है। A का अगर कुछ भौतिक गुण है तो B का भी वही है और C का भी वही। तो जो अलग ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल हमारे सारे एफर्ट्स लग गए और वो अलग ही नहीं हो रहे थे। अब हम सोचे कि हम क्या करें, इसलिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो दो प्रावस्थाएं थी, एक को तो हमने कॉलम में फिट कर दिया, और कागज क्रोमेटोग्राफी है तो कागज जो है वो आपका क्या हो गया, अधिशोषक की तरह काम करेगा, तो आपका स्टेशनरी फेज है, स्थिर प्रावस्था है। ठीक है, अब वहां पे जो इंक है वो आपकी इंक जो है वो चलेगी अभी पानी के साथ, या जो भी उचित विलायक है तो वो आपका मोबाइल फेज है। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में मैंने जो घटकों का मिश्रण था ABC, उसको उचित विलायक में घोल के और कॉलम में डाल दिया। अब अधिशोषक मैंने भर रखा है, तो किसी को तो वो ज्यादा अधिशोषित करे, तो बच्चे जिसको ज्यादा अधिशोषित करेगा उसको तो सरफेस पे पकड़ लेगा, नीचे जाने ही नहीं देगा। जिसको कम अधिशोषित करेगा वो नीचे जाएगा, और कम अधिशोषित करेगा तो वो और नीचे उतर जाएगा। तो हम इनको अलग कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं फटाफट क्रोमेटोग्राफी। बच्चों 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। आई थिंक काफी कुछ तो क्लियर हो ही गया। लिखना क्या है आपको, देखो क्रोमेटोग्राफी हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखिकी। वर्ण मतलब कलर। तो बच्चों वे तत्व या पदार्थ जो प्रकृति में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, इनके मिश्रण में इनको आइडेंटिफाई करना, इनकी पहचान, प्यूरिफाई करना और पृथक करना, ठीक है, इनके लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड काम में लेंगे। अब ये अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है जो मिश्रण को दो प्रावस्थाओं के मध्य वितरण पर निर्भर करती है, एक स्थिर प्रावस्था और दूसरी गतिमान प्रावस्था। गतिमान में तो हम कन्वर्ट कर देंगे, घोल देंगे, अब स्थिर प्रावस्था में वो रुक जाएगी। अब वो कितनी डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हमें देखना है। तो बच्चों गतिमान प्रावस्था के रूप में हम लिक्विड ले सकते हैं या गैस ले सकते हैं। स्थिर प्रावस्था के रूप में हम ठोस अधिशोषक या क्रोमेटोग्राफी पेपर, मतलब अगर हम स्तंभ क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो हमें खड़ा ब्यूरेट लेना है, कॉलम लेना है तो ठोस भर देंगे उसके अंदर। और अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं तो पेपर यानी कागज को हम स्थिर प्रावस्था के रूप में काम में लेंगे। अब बच्चों स्थिर प्रावस्था के रूप में किसी ठोस अधिशोषक पदार्थ का चयन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होगी, जो कि इनकी भौतिक अवस्था, प्रकृति और गमन प्रक्रम पर निर्भर होने के कारण इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। मतलब मैंने कहा था आपने जो ठोस अधिशोषक बन लिया वो ABC तुम्हारे पास मिक्सचर है ना, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो एक कंपाउंड है प्रॉपर, जैसे मैंने इंक की बूंद बता दी ये काली स्याही है तो तुम्हें दिख रहा है तो एक है, एक्चुअली एक नहीं है। जब सेपरेट करोगे तो तुम्हें लगेगा तो 3 कलर की बनी हुई है ना। तो डिपेंड करता है कौन ज्यादा चल पाता है ना, कौन कम चल पाता है, कौन बिल्कुल ही कम चल पाता है। तो अगर चलने की बात आएगी तो हम कहेंगे भाई 3 पदार्थ है ABC, तो जिसका अणु भार ज्यादा है वो तो बेचारा पहले ही रुक जाएगा, अणु भार थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कम है तो नीचे उतरेगा, और बिल्कुल ही हल्का है तो और नीचे उतर जाएगा। तो गमन तो वेट पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज अगर आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं तो अधिशोषण क्षमता, किसी को ज्यादा अधिशोषित होने को मिलेगा, कोई बिल्कुल ही कम अधिशोषित हो, प्रकृति पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब 3 तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है बच्चों।
पहला अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यही हमारे कोर्स में है। सेकेंड वितरण पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम कागज क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। और तीसरा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे कोर्स में तो नहीं है, बट एक बार बता देती हूँ करना क्या है। देखो तुम्हारे पास है ना एक ये ब्लैक इंक स्पॉट है, ठीक है, इंक स्पॉट समझ गए ना भाई, ये आपकी क्या है, स्याही की बूंद है, ठीक है, इंक का स्पॉट है, स्याही की बूंद है ना। तुमने क्या किया बच्चों, तुमने ले लिया एक कागज, ठीक है, इस कागज के ऊपर दिख रहा नहीं, ये आपका कागज है, इस कागज पे बच्चों तुमने क्या किया, ये इंक जो है ये गिरा दी, ठीक है। अब इस कागज को तुमने रख दिया बीकर में, जिसमें उचित विलायक आपने भर रखा है, ठीक है। तो हम कहेंगे इससे क्या होगा, तो बच्चों विलायक इसको बिल्कुल है ना, पानी तुम्हें यहाँ ऊपर दिख रहा है, इतना ऊपर नहीं है, है ना, इस इंक स्पॉट के नीचे रखना है। ये घर पे भी आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब होगा क्या, तो भाई ये जो आपका पेपर है इसमें क्या होगा, कैपिलरी रिएक्शन, पानी धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर चढ़े। पौधों में भी तो पानी क्या होता है, जड़ों से ऊपर चढ़ जाता है, मिट्टी से जड़ों में खिंच जाता है। तो हम कहेंगे हाँ केशिका नली वाला प्रयोग काम करता है, केशिका तो है ना कैपिलरी रिएक्शन काम करता है, तो पानी तो चढ़े। तो भाई पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। अब देखो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो तुम्हें इंक ब्लैक नजर आ रही है, एक्चुअली तो ब्लैक होती नहीं, है ना। तो हम कहेंगे इसके जो कलर्स है, देखो ब्लैक सबसे पहले इसमें से निकला, ये देखो तुम्हें पिंक कलर दिख रहा होगा, है ना, ये कलर इसका चढ़ा यहाँ ऊपर। फिर और ऊपर तुम्हें ब्लू दिख रहा होगा तो दूसरा घटक जो है वो और ऊपर चला। फिर ऊपर ऑरेंज दिख रहा है तो तीसरा घटक, और चौथा तुम्हें मिक्स दिख रहा है रेड और पिंक कलर, तो ये और सबसे ऊपर ये। तो आपको जो काले रंग की एक शय की बूंद दिख रही थी, एक्चुअली वो काला रंग था ही नहीं, उसमें तो मुझे घटक दिखे 1 2 3 4 5, है ना, ये कलर दिख रहे हैं नहीं। अब ज्यादा कौन चलेगा, तो भाई जो कलर नहीं, जो केमिकल हल्का जो रासायनिक पदार्थ का वेट कम होगा, अणुभार कम होगा, ऊपर चल जाएगा, और जो भारी होगा वो ज्यादा ऊपर नहीं चलेगा, तो वो नीचे रह जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई ये कागज लेके मैंने काम किया, अधिशोषण ही है इसमें भी अगर देखा जाए तो, है ना। तो हमने क्या किया कि इस शय की बूंद के सारे घटकों को अलग कर दी। अब ये कलर के आधार पे दिख रहे तो क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, रंग के आधार पे हमने इसके विभिन्न घटकों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। आगे बात समझ में, तो क्रोमेटोग्राफी का मेन यूज समझ में आ गया ना, है ना। अब आपके कोर्स में कॉलम क्रोमेटोग्राफी है बच्चों, है ना, वर्ण लेखिकी कौन सी है, स्तंभ वर्ण लेखिकी या स्तंभ क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि भाई प्रकृति में वे पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं उनके प्यूरिफिकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों, क्योंकि उनमें जो भी घटक है ना उन सबकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है, भौतिक गुण रासायनिक गुण एक जैसे, तो हमको उनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो क्योंकि इनमें उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुण में भिन्नता नहीं होती, इस कारण इस तकनीक से सूक्ष्म घटकों की पहचान करने और उनको शुद्ध करने में ये मेथड जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। अब तो देखो मेथड क्या है, तो हम इसमें लेंगे बेलनाकार कांच का ब्यूरेट। अब ब्यूरेट के नीचे वाले हिस्से पे टोटी लगी होती है, स्फिंक्टर नल लगा होता है ना, जिससे हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। फिर ब्यूरेट में हम अधिशोषक पदार्थ भर देंगे, है ना, अधिशोषक पदार्थ को उपयुक्त द्रव के साथ पेस्ट बनाकर भर देंगे, हमें स्थिर प्रावस्था चाहिए ब्यूरेट में भरनी, ठीक है। अब अधिशोषक के रूप में आप कुछ ऐसा लेना है जो द्रव में अविलय हो तथा मिश्रण के घटकों से क्रिया नहीं करे, उसका काम सिर्फ अधिशोषण करना है, तो सिर्फ अधिशोषित करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। अब क्वेश्चन बनता है इसमें इंपॉर्टेंट कि आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अधिशोषक के रूप में क्या प्रयुक्त करेंगे। तो पहला जो आपको ऑप्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है एल्यूमिना Al2O3। उसके अलावा तो आप कहेंगे हम सिलिका जेल ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, स्टार्च ले सकते हैं, और बच्चों सेल्यूलोज भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे हो गए एडसॉर्बेंट। अब क्या होगा, तो हमने पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया तुम्हारे पास देखो एक ब्यूरेट, ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, ये मिक्सचर है एक्स और वाई, है ना, ये पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है, सॉरी ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है आपको, ये आपका एक्स और वाई दो घटकों का मिश्रण है, ठीक है। इस मिश्रण को हमने उचित विलायक में घोल दिया, भाई ठीक है चलो। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ भर दिया, देखो ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये है आपका सिलिका जेल, ठीक है,
सिलिका जेल या एल्यूमिना ले लो, पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घोल के इसको भी हमने पेस्ट बना के पहले से भर रखा। अब आपने अपने मिश्रण को डाला, विलायक के मिश्रण को डाल दिया, चलो विलायक का यूज बाद में बताती हूँ। तो मिश्रण आपने डाल दिया, ठीक। अब ये अगर ठोस है तो ये स्थिर प्रावस्था है, इसको तुमने किसी में घोल के डाला है ना, तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, मोबाइल फेज, ये चलने दो। अब बच्चों ये जैसे जैसे चलेगा तो सिलिका जेल X को भी अधिशोषित करेगा और Y को भी अधिशोषित करेगा। अब अगर ये जिसको ज्यादा अधिशोषित करेगा बच्चों तो उसको तो ऊपर ही पकड़ लेगा, है ना, ये नीचे उतरा, सिलिका जेल जिसका अधिशोषण शुरू कर दिया तो बस इतना ही उतरने देगा, इसको यही पकड़ लेगा, तो X तो आपका यही, और Y जो है वो इतनी जल्दी अधिशोषित होने वाले में से नहीं है, या कम अधिशोषित होता है तो फटाफट नीचे उतर जाएगा, क्योंकि सिलिका जेल फिलहाल X को पकड़ने में लगा हुआ है, तो X तो आपका ऊपर रुक गया और Y देखो कहां जाके रुका है ना। तो तुम्हें रंग के आधार पे दोनों चीजें अलग दिख गई कि भाई X अलग हो गया और Y अलग हो गया, तो बच्चों Y फटाफट नीचे आ गया क्योंकि अधिशोषण कम है। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे तो तुम पूछ सकते हैं भाई पहले जो अधिशोषित होगा वो पहले नीचे आएगा, जो ज्यादा अधिशोषित होगा वो पहले नीचे आएगा, कि जो कम अधिशोषित होगा वो पहले नीचे आएगा। तो तुम कहोगे जो ज्यादा अधिशोषित होगा उसको तो शुरू में ही पकड़ लेगा, जो नहीं पकड़ में आएगा, जो कम अधिशोषित होगा वो नीचे आएगा, है ना, और उसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अब इसमें हम या तो हम इसको कट कर दे, देखो प्यूरिटी काट दो, तो ये हिस्सा काट दो, ये हिस्सा काट दो, अलग कर लो, है ना, या फिर उचित विलायक घोल दे, जिसे हम निक्षालक कहते हैं, इल्यूएंट, उसको घोल दो, है ना, और वो धीरे धीरे नीचे उतरेगा, वाई पहले उसमें मिक्स हो जाएगा, उसको अलग कर दो, है ना। तुम्हें लगेगा ये इसमें मिक्स नहीं होगा क्या, तो नहीं बच्चे, क्योंकि ये सिलिका जेल है, ये ठोस है ना, तो अगर आपका ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये बीच में ठोस है, फिर ये ऊपर अलग चीज है ना, और है दोनों अधिशोषित हो रखे सिलिका जेल पे, तो मिक्स नहीं होने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप Y और X को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो मेथड क्या था, तो बच्चों हमने कहा मेथड, तो हमने ब्यूरेट भर दिया, स्थिर प्रावस्था भर दिया, अधिशोषक भर दिया और मिक्सचर डाल दिया। सबसे ज्यादा जो अधिशोषित होना था, है ना, सबसे अधिक अधिशोषित होने वाला घटक वो सबसे ऊपर रह गया, और जो सबसे कम अधिशोषित होने वाला था तो बच्चों वो सबसे नीचे आ गया। इस तरह से दोनों घटक जो है वो स्ट्रिप्स या बैंड्स के रूप में, पट्टियों के रूप में अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो अलग अलग रंगों की वजह से हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और मान लो बहुत कम कलर वेरिएशन आ रहा है तो इनके ऊपर पराबैंगनी प्रकाश डाल के देखेंगे तब भी ये दोनों अलग अलग दिखेंगे, तो हम इनको वैसे भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आई होप शोधन की लास्ट विधि, प्यूरिफिकेशन का लास्ट मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है बच्चों दो मेटलर्जी, एक तो है आपके पास कॉपर मेटलर्जी और दूसरा आपके पास है आयरन मेटलर्जी, ठीक है। कॉपर मेटलर्जी अभी करा देती हूँ, फिर थोड़े से ब्रेक के बाद आयरन मेटलर्जी करा दूंगी। तो बच्चे कॉपर मेटलर्जी, तो देखो कॉपर का मेन ओर क्या है, तो मैं कहूंगी कॉपर का मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइटीज, CuFeS2, ठीक है। अब कॉपर पायराइटीज बच्चों सल्फाइड अयस्क है, तो हम कहेंगे अगर मुझे इसमें सांद्रण करना है तो मुझे मेथड कौन सा काम में लेना पड़ेगा, तो हम कहेंगे हम ले लेते हैं झाग प्लवन विधि। आपने पढ़ रखा है कि भाई अगर सल्फाइड अयस्क होता है बच्चों तो सल्फाइड अयस्क के लिए हम झाग प्लवन विधि काम में लेते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो हम कहेंगे ऑक्साइड तो हमें खुद को बनाना पड़ेगा, है ही नहीं, सल्फाइड अयस्क ले रखे, तो बच्चों आपको शुरू से ही कॉपर को ऑक्साइड में बदलने की कोशिश करनी है और आयरन को हटाने की कोशिश करनी है। बहुत मुश्किल है बट लास्ट तक चलेगा आयरन, बट तो अगला स्टेप आपका रहेगा वर्जन। वर्जन मतलब आपको समझ में आ गया, भाई आप भट्टी के अंदर डाल दो, परावर्तनी भट्टी में आपका पूरा मिक्सचर डाल दो और इसमें आप डालो सिलिका, है ना, सिलिका अंदर से लाइनिंग भी होती है भट्टी के अंदर, है ना, अस्तर भी चढ़ा होता है तो वहां से भी यूज हो जाती है, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। तो बच्चे कॉपर पायराइटीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो पहले कॉपर अपना सल्फाइड बनाएगा, आयरन अपना सल्फाइड बनाएगा और बाकी सल्फर जो है वो SO2 गैस बन के उड़ जाएगी, ठीक है। और गर्म करो तो भाई आयरन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होना शुरू हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। और बच्चों एक बार अगर आयरन ऑक्साइड बन गया तो आपने सिलिका मिलाया है तो वो बनेगा आयरन सिलिकेट FeSiO3। तो अगर गालक लिया मैंने सिलिका, है ना, हमने ऊपर से मिलाया है, आयरन ऑक्साइड तुम्हारे लिए इम्प्योरिटी है, ठीक है, और ये दोनों मिल जाएंगे तो हम कहेंगे ये बन गया स्लैग यानी कि धातु मल। तो अभी
कहानी यहाँ शुरू ही हुई, खत्म नहीं हुई। आपको लगा ओ आयरन तो हट गया, अब कॉपर कॉपर का काम है, नहीं, अगले 3 स्टेप तक है ना, इसको मिला दो, उसके आगे भी 2 स्टेप तक आयरन हटता ही नहीं, बहुत मुश्किल है ना। फॉर्मूले में देखो ना, कॉपर आयरन और सल्फर, तो कॉपर जितना है आयरन मिक्स है उसके साथ में, तो उसको निकालना भारी काम है। तो हम कहेंगे चलो थोड़ा बहुत तो अलग हुआ वर्जन। उसके बाद बच्चों हम करेंगे प्रगलन। अब प्रगलन मतलब तो हम कहेंगे अब तो गलाओ, है ना। आपको क्या करना है, प्रगलन करना है, यानी आपके पास जो अयस्क है उसको मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर गर्म करो, गलाओ, फिर कुछ देखते। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, सिलिका अभी भी मिलाएंगे, क्योंकि आयरन जो है ना ये FeS के रूप में है, तो ये अलग हुआ नहीं है, तो इसको भी आपको क्या करना है, गर्म करते चलो, उसी भट्टी में इसको पिघलाना शुरू कर दो, ठीक है। तो बच्चों अभी भी आयरन अलग नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करेंगे भट्टी के अंदर, और प्रगलन मतलब गलनांक से उच्च ताप पे, ठीक है। तो अब हॉट एयर ब्लो करेंगे, तो आयरन जो बचा हुआ था, है ना, आपका थोड़ा बहुत पहले जो कॉपर था वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था, है ना, मैंने लिखा नहीं, Cu2S जो है ना बच्चों, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, Cu2 बहुत कम मात्रा में, ठीक है, ये स्लैग नहीं बनाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है ना, वापस आयरन सल्फाइड से क्रिया करेगा, क्योंकि प्रगलन है, ठीक है। आपने एयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना तो बंद कर दिया, तो अपने वर्जन में कर दी थी, ठीक है। तो हम कहेंगे हॉट एयर ब्लो कर रहे हैं, ताकि कॉपर तो वापस देखो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आयरन ऑक्साइड, और बच्चों आयरन ऑक्साइड आते ही सिलिका लाइनिंग अंदर ही है भट्टी के, ना कोटिंग है, सिलिका अस्तर है, तो आयरन सिलिकेट बनाएगा, फिर हो गया धातु मल। तो हम कहेंगे चलो थोड़ा बहुत तो और अलग हो, तो भर्जन वाले स्टेप में भी आयरन अलग किया, प्रगलन वाले स्टेप में भी हमने क्या किया है, आयरन अलग करा है। अब अगला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा बेसेमरीकरण, ठीक है। मैंने सारा मिक्स करके लिख दिया, एक बार आपको फटाफट 5 मिनट में समझाने के लिए। अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, वो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी प्रॉपर नोट्स हमारे पास है, उसमें से वापस बता दूंगी, ठीक है। एक बार कॉपर मेटलर्जी है ना, फटाफट कैसे करनी है, कैसे याद करनी है, इस तरीके से। अब बच्चों बेसेमराइजेशन, बेसेमरीकरण, तो ये होता है हमारे पास एक स्पेसिफिक फर्नेस है, बेसेमर कन्वर्टर, एक विशेष भट्टी है जिसे हम बोलते हैं बेसेमर परिवर्तक, बेसेमर कन्वर्टर, उसके अंदर हम बेसेमराइजेशन करेंगे। करना क्या है, तो बच्चों ये एक नाशपाती के आकार की भट्टी है ना। आपने प्रगलन कर लिया, तो प्रगलन में आपने कहा कि आयरन गया, मैंने आपका तो पूरा तो गया नहीं। प्रगलन के बाद में देखो लास्ट में है ना आपके पास पिघला हुआ ही रहेगा, क्योंकि आपने गलनांक के ऊपर तो गर्म कर दिया। प्रगलन का मतलब ही क्या होता है, अयस्क को गलनांक के ऊपर गर्म करना। तो अबव मेल्टिंग पॉइंट अगर आपने हीट किया है, गलनांक के ऊपर अगर आपने गर्म किया है, तो अब जो लिक्विड बचा है, अब जो बचा है वो लिक्विड स्टेट में है, अयस्क जिस रूप में, वो द्रव अवस्था में। तो मैंने कहा कॉपर तो अभी भी सल्फाइड रूप में है, और आयरन जितना ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो तो हमने धातुमल बना दी, लेकिन ये जाता है नहीं, ये बहुत तंग करता है, तो ये FeS। तो भट्टी के पैंदे में द्रव अवस्था में आपके पास कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिश्रण रहता है, जिसे हम कहते हैं कॉपर मैट। और ये कॉपर मैट जो है बच्चों, ये तुम्हें ले जाना है किसमें, बेसेमर कन्वर्टर में, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, सिलिका अंदर से कोटिंग है, और है ना भट्टी का जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां से आपको क्या करना है, गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करने। अब तो अभी भी वही रिएक्शन है, अब आपके पास आयरन सल्फाइड पिघली हुई अवस्था में है ना, एयर इस बार तुम पास कर रहे हो, ऑक्सीजन पास कर रहे हो, तो आयरन सल्फाइड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने कहा था भट्टी के अंदर जो लाइनिंग है वो तो सिलिका की है। तो अब फाइनली जो है बच्चों, वो आपका आयरन जो है वो आयरन सिलिकेट में कन्वर्ट हुआ, और थोड़ा बहुत कॉपर सल्फाइड जो है ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो ये कॉपर ऑक्साइड बन। तो तुम कहोगे पूरी कॉपर मेटलर्जी पढ़ा दी, कॉपर तो अभी भी नहीं आया। तो बच्चों कॉपर आता है सेल्फ रिडक्शन, स्वतः अपचयन प्रक्रिया किसमें होती है, तब भी तुम्हें आंसर देना है बेसेमर कन्वर्टर, ठीक है। तो कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगा और कॉपर बनेगा, और साथ में SO2, ठीक है। तो देखो ये कॉपर सल्फाइड जो ना पिघला हुआ था, कॉपर ऑक्साइड भी लिक्विड फॉर्म में ही था, है ना। तो ये जो लिक्विड फॉर्म है आपके पास अयस्क था, इसमें से SO2 गैस निकली, जैसे ब्रेड में छोटे छोटे बबल्स होते हैं, यहाँ ब्रेड में छेद हो जाते हैं, है ना। ब्रेड तो बहुत सॉफ्ट होती है तो उसे छेद दिख जाते,
फ्लफी हो जाती। सिमिलरली ये आपके लिक्विड स्टेट में थे और SO2 गैस बाहर निकली तो इनकी सतह पे उभार बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते, छाले जैसे बोलते हैं ना, वैसे कुछ हो जाता है। तो हम कहेंगे ब्लिस्टर्स हो गया। इस वजह से इस कॉपर को हम बोलते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर, फफोलेदार तांबा। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बेसेमरीकरण प्रक्रिया के लिए भट्टी का नाम, तो हम कहेंगे बेसेमर परिवर्तक। ठीक है, कॉपर मैट क्या होता है, तो तुम्हारा शॉर्ट में रहेगा Cu2S और FeS। किस अवस्था में होता है, गलित अवस्था में होता है। स्वतः अपचयन की प्रक्रिया कॉपर मेटलर्जी में कौन से स्टेप में होती है, तो हम कहेंगे बेसेमराइजेशन। फफोलेदार तांबे से क्या समझते हैं, तो द्रव अवस्था में कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड आपस में अपचयित होकर जब कॉपर का निर्माण करते हैं तो SO2 गैस बाहर निकलती है, जिससे कॉपर मेटल जब वापस सॉलिडिफाई होगा, ठोस तो बनेगा, है तो धातु, है ना, तो उसकी सतह पे कुछ उभार दिखाई देते हैं, इसलिए इसे फफोलेदार तांबा, ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं। फफोलेदार तांबा कितना परसेंट शुद्ध होता है, तो तुम कहोगे 98% प्योर होता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको तरीके से लिखना है, तो एग्जाम में आपको इस तरह से बताना है। कॉपर मेटलर्जी, कॉपर का मेन ओर है बच्चों कॉपर पायराइटिस CuFeS2। कंसंट्रेशन हम इसका करेंगे झाग प्लवन विधि से। देन भर्जन प्रोसेस में तो हम करेंगे अयस्क में सिलिका मिलाएंगे, परावर्तनी भट्टी में गर्म करेंगे, प्रगलन में गलनांक के ऊपर, भर्जन में गलनांक के नीचे। तो बच्चों देखो, पहले कॉपर अपना सल्फाइड बनाएगा, आयरन अपना सल्फाइड बनाएगा और थोड़ा बहुत सल्फर SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्सीडाइज्ड होगा आयरन ऑक्साइड। लेकिन जैसे ही आयरन ऑक्साइड आएगा, सिलिका से रिएक्ट करके ये स्लैग बनाएगा आयरन सिलिकेट, यानी कि FeSiO3। ठीक है, अब अगला स्टेप तो हम कहेंगे प्रगलन। तो प्रगलन में आपको हॉट एयर ब्लो करनी, गलनांक से ऊपर गर्म करना। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड जो शुरू में थोड़ा बहुत बना था, अब वो भी लग गया आयरन को ऑक्सीडाइज करने। आयरन ऑक्साइड अगर बना तो धातुमल बन के अलग हो जाएगा। अब भट्टी के पैंदे में बच्चों आपके पास FeS और कॉपर सल्फाइड है गलित अवस्था में, और इसे हम बोलेंगे कॉपर मैट। सवाल बनेगा देन, तो हम कहेंगे बेसेमराइजेशन। बेसेमर परिवर्तक में हमें यह अभिक्रिया करानी है, जो कि नाशपाती के आकार की स्टील की भट्टी है। अंदर आपको पता है सिलिका होगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग हो सकता है, जो कि गालक की तरह काम करेगा। अब बच्चों कॉपर मैट को गर्म वायु के झोंके से अभिकृत करते हैं, तो कुछ कॉपर तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया था हमारा, है ना, पहले आयरन ऑक्सीडाइज्ड होगा, फिर धातुमल में बदल देंगे, भट्टी के अंदर सिलिका की कोटिंग है, फिर कुछ कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा कॉपर ऑक्साइड, और ये स्वतः अपचयन अभिक्रिया के थ्रू कॉपर बनाएगा, जिसे हम कहते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर, यानी कि फफोलेदार तांबा, जो कि 98% क्या होता है, प्योर होता है। तो बच्चों पिघली कॉपर धातु में से SO2 गैस पहले तो विलय थी, है ना, अब जब इसे रेत के सांचों में उड़ेलेंगे और ठंडा करेंगे तो SO2 गैस बाहर आ जाएगी, है ना। जब धातु ठोस में कन्वर्ट होगा ना तो गैस तो उड़ जाएगी। अब द्रव कॉपर की सतह पर इस तरह से फफोले पड़ जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं फफोलेदार तांबा, जो कि 98% शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉपर मेटलर्जी और क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आयरन मेटलर्जी, यानी कि लोह धातुकर्म। अब आपको पता है, अगर मैं कहूं आयरन का इंपॉर्टेंट और कौन सा है, तो लोहे का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट, और हेमेटाइट का फॉर्मूला पता है आपको, Fe2O3। अब अगर लोह धातुकर्म पढ़ रहे हैं तो सांद्रण की विधि, तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन होगा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, अब सांद्रण आपने कर लिया, अब आगे के जितने भी स्टेप्स है वो आपको लेने हैं वात्या भट्टी के अंदर। ठीक है, हमें जो प्रगलन करना है, भर्जन तो करने की जरूरत नहीं है, आयरन का ऑक्साइड है ऑलरेडी, है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो इम्प्योरिटीज हैं वो अगर हटाने की बात हो रही है तो हमें लेनी है वात्या भट्टी। और वात्या भट्टी में मतलब लोअर जोन से लेके हायर जोन तक जाओगे ना तो 4 अलग अलग क्षेत्र है, चारों क्षेत्रों को हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। जैसे सबसे नीचे वाला जो भाग है वात्या भट्टी का, उसमें हम कोयला जलाने वाले हैं, है ना, कोक को जलाने वाले हैं। टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहेगा, आई थिंक 2200 केल्विन के आसपास रहेगा, 2273 है ना, 2273 केल्विन के आसपास। तो वो काफी क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर जोन है। तो वहां हमें कार्बन को जलाना है, कोक को जलाना है, कोयले को जलाना है, तो उसे हम कहेंगे दहन क्षेत्र। ठीक,
अब कार्बन को जलाओगे तो बनेगा क्या, तो हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऊपर उठने दो। अब सर उसके ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा और वहां आपको मिलेगा स्लैग फॉर्मेशन जोन, यानी धातु मल निर्माण क्षेत्र। कि भाई हम इसमें क्या करेंगे, अभी आप पढ़ेंगे कि भाई हम इसमें हमारा अयस्क तो मिला ही रहे, साथ साथ में हम चूना भी मिला रहे। अब चूना मिला रहे तो आप चूना मिला रहे मतलब गालक चूना है, और अशुद्धि शायद सिलिका की होगी, मिट्टी की होगी, है ना। आपको पता है कि अशुद्धि या गैंग प्लस गालक इक्वल्स टू स्लैग, धातुमल। और हम पढ़ ही रहे कि सेकेंड जोन जो है वो स्लैग फॉर्मेशन जोन है, धातुमल निर्माण क्षेत्र है ना। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे 1273 केल्विन के आसपास, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम हो गया, तो वो सिलिका के साथ मिलके क्या करेगा, स्लैग बना लेगा। ठीक है, चलो सेकेंड भी हो गया। फिर है रिडक्शन जोन, अपचयन क्षेत्र। तो अपचयन क्षेत्र मतलब हमारा अयस्क क्या है, तो हम कहेंगे हमारा अयस्क है Fe2O3, है ना, हेमेटाइट या भले मैग्नेटाइट। तो बच्चों दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन तो निकालना पड़ेगा, तो हम कहेंगे यहाँ हो जाएगा अपचयन क्षेत्र, इसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। अब किसके लिए कितना ताप चाहिए तो हम एलिंगम आरेख की सहायता से डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो बच्चों उसके बाद आयरन एक बार बन तो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि ना कच्चा लोहा होता है, तो वो जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना वो उसके साथ में होती है, तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, कार्बन को नहीं छोड़ता एक तो वो, है ना। और भी अशुद्धियां जो है वो चूना वूना उसके साथ रह जाता है। तो हम एक बार जो लोहा बनेगा ना उसको वापस नीचे ले जाके और वापस गर्म करेंगे, दहन क्षेत्र के जस्ट ऊपर उसको ले जाएंगे, है ना। टॉप पार्ट में अगर आयरन बनेगा तो वापस उसको नीचे लेके और हम उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, है ना, वापस पिघलाएंगे, तब जाके कुछ होगा। ठीक है, तो हमारे पास ले देखिए क्या हो गए, टोटल 4 जोन हो गए। अच्छा, चौथे जोन का नाम हो गया फ्यूजन मोल्टन जोन, संगलित क्षेत्र, क्योंकि मुझे लोहे को वापस गलाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा लोहे का मुख्य अयस्क, तो हम कह देंगे हेमेटाइट Fe2O3। सांद्रण तो हम कहेंगे लोहा है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। किस भट्टी में आपको पूरी मेटलर्जी परफॉर्म करनी है, तो हम कहेंगे भाई भट्टी है हमारी वात्या भट्टी। ठीक है, अब करना क्या है, तो देखो निस्तापित, क्योंकि मेनली आपके पास आयरन का ऑक्साइड ही था, तो निस्तापित अयस्क, है ना, आपको वर्जन करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन आयरन पायरेटीज ले लिया होता तो FeS2 ले लिया होता, है ना, तो हम कहेंगे तब हमारे पास भर्जित अयस्क होता। ठीक है, तो चाहे भर्जित अयस्क को चाहे निस्तापित अयस्क को 8 भाग तो आप लेंगे अयस्क के, 4 भाग आपको लेने हैं कोक, कोक यानी कोयला। ठीक है, और बाकी आपको 1 पार्ट लेना है चूना, तो इसे बोलते हैं अपन धान यानी कि चार्ज। ये पूरा 8 पार्ट तो आपका अयस्क है, 4 भाग आपके पास कोक है और 1 पार्ट जो है वो लाइन है, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, अब बच्चों वात्या भट्टी में 4 क्षेत्र है और उनमें होने वाली अभिक्रिया, तो पहला क्षेत्र है दहन क्षेत्र। सबसे नीचे का जो क्षेत्र है ना भट्टी का, उसे हम कह रहे हैं दहन क्षेत्र। इसमें गर्म वायु के झोंके प्रवाहित करते हैं, और गर्म वायु आपको करना क्या है, सबसे नीचे के जोन में कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन जल के क्या बनाएंगे, तो हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है भाई, तो हम कार्बन को जला लेते हैं, है ना, कार्बन आपका सॉलिड हो गया, कोक हो गया, है ना, प्लस ऑक्सीजन, तो आपके पास बना कार्बन जल के CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका हो गया बच्चों दहन क्षेत्र। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन आपको दिया है 2173 केल्विन के आसपास होगी। ठीक, तो धातुमल निर्माण क्षेत्र में पहुंच गए, यहां लिखना पड़ेगा आपको ये रिएक्शन जो है, इसके लिए एलिंगम आरेख अगर हम पढ़े तो इस अभिक्रिया के लिए हमें लगभग इतना ताप चाहिए, कितना, 2173 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। जो आपको देखना है भट्टी में सबसे नीचे वाला जो भाग है, जहां आपने कोयला जलाया है, कार्बन जलाया है, वहां का टेम्परेचर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। ठीक है, सेकेंड जोन जो है बच्चों वो है धातुमल निर्माण क्षेत्र, या जिसे हम कहते हैं सेंट्रल जोन। अब यहाँ हम क्या करेंगे, तो भाई हमने चूना भी तो मिलाया, कोक मिलाया, कोक ने तो अपना काम कर दिया। अच्छा, सब कुछ जो है ना भट्टी बिल्कुल खड़ी है, सब कुछ डालना ऊपर से, है ना, यूं नहीं कि नीचे से हवा पास करनी है ना, गर्म वायु के झोंके पास करने, क्योंकि तुम्हें कार्बन जलाना था। आपने जो 8 भाग अयस्क लिया, 4 भाग आपने क्या लिया, 4 भाग क्या लिया भूल गई, 8 भाग तो हमने लिया अयस्क, ठीक है, 4 भाग लिया कोयला और 1 भाग हमने लिया चूना। ठीक है, तो चूने
सॉरी कोक ने अपना काम कर दिया सबसे नीचे पहुंच के और वो बर्न होना शुरू हो गया। ठीक है, ये वर्जित अयस्क जो है ये अपना जाएगा अपचयन क्षेत्र में, क्योंकि मुझे Fe2O3 को क्या करना है, रिड्यूस करना है। और अब चूने को अपना काम करना है। चूना मैंने कहा था हमने लाइमस्टोन मिलाया है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर आपका 1270 केल्विन के आसपास रहेगा। ठीक है, अब बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड चूना गालक की भांति कार्य करेगा और अयस्क में उपस्थित अशुद्धि सिलिका से क्रिया करके स्लैग बनाएगा, धातु मल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन तो क्लियर, कैल्शियम ऑक्साइड गालक का काम कर रहा है, सिलिका की अशुद्धि है आधात्री, और बना क्या, तो हम कहेंगे धातुमल कैल्शियम सिलिकेट, जिसे हम लिख सकते हैं स्लैग। ठीक है, तो दो लोगों ने अपना काम कर दिया, 8 भाग, तो हम कहेंगे 8 भाग तो था अयस्क। ठीक है, फिर क्या था, तो हम कहेंगे 4 भाग था कोयला यानी कि कोक, और 1 भाग क्या था, चूना, है ना। तो अयस्क लास्ट में काम करेगा अपचयन क्षेत्र में। ठीक है, दहन क्षेत्र में तो जो 4 भाग आपका कार्बन था, कोक था, वो तो जल के और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। ऊपर आए तो हम कहेंगे स्लैग फॉर्मेशन जोन, संगलित जोन, इसमें चूने ने अपना काम कर दिया। चूने ने मिट्टी यानी सिलिका को कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम सिलिकेट। अब कुछ और अशुद्धियां भी जो है लाइक P4O10 है ना, ये कार्बन से अपचयित होगी क्योंकि कार्बन तो हमने मिलाया था, तो P4 बनेगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और वॉलेटाइल इंप्योरिटी हमारे पास है MnO2, तो बच्चों MnO2 भी कार्बन से क्रिया करके तो हम कहेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn के अंदर। ठीक है, तो ये अशुद्धियां भी आपकी क्या हो गई, अपचयित हो गई। 2 जोन का काम हो गया। अब तीसरा जो जोन है दैट इज रिडक्शन जोन यानी कि अपचयन क्षेत्र। तो ये भट्टी का सबसे ऊपरी भाग है, तो टेम्परेचर गिर जाएगा यहाँ पे, है ना। 2000 से आसपास शुरू हुआ था, बीच वाला जो था हमने देखा था 1000 से 1270 केल्विन था। ठीक है, और ये सबसे टॉप मोस्ट है ना। चौथा जोन दहन क्षेत्र के दहन क्षेत्र के जस्ट ऊपर है, संगलित क्षेत्र। लेकिन एक बार ऊपर आयरन आने दो, अब आयरन आएगा ना तो हवा में थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, इंप्योरिटीज भी है, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हम वापस उसको भट्टी के बाहर से निकालेंगे और दहन क्षेत्र के ठीक ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ये। तो अपचयन क्षेत्र तो हम कहेंगे ठीक है सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, टेम्परेचर इसका 523 से 873 रहेगा। और हमें करना क्या है, ले देखिए, तो बच्चों हमें आयरन के ऑक्साइड का अपचयन ही तो करना है। अब आयरन का ऑक्साइड तो हम कहेंगे हमारे पास था सबसे पहले क्या, हेमेटाइट Fe2O3। तो बच्चों सबसे पहले Fe2O3 जो है ये कन्वर्ट होगा Fe3O4 में, डायरेक्ट नहीं रिड्यूस होने वाला है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर। ठीक, तो पहला स्टेप समझ में आ गया, Fe2O3 आपका कन्वर्ट हो जाएगा Fe3O4। अब ये जो Fe3O4 है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगा, तो यहां आपको मिल जाएगा Fe प्लस CO2, हम बाहर निकाल। ठीक, अब कुछ हद तक आपके पास आयरन का ऑक्साइड भी है ना, आयरन इस फॉर्म में भी रहेगा, आयरन ऑक्साइड फॉर्म में भी रहेगा। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे Fe और CO2। लेकिन ये जो रिएक्शंस है ना, ये तो इस जोन में हो जाती है। यहाँ पे आपने टेम्परेचर देखा कितना है, 523 से 873। लेकिन ये जो टेम्परेचर है ना, यहाँ थोड़ा आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, तो हम कहेंगे लगभग 900 केल्विन। ठीक है, थोड़ा सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे रिएक्शन होगी, तो हम कहेंगे 900 केल्विन, 900 केल्विन से लेके 1500 केल्विन तक। ठीक है, मिट्टी के सबसे ऊपरी भाग में तो ये रिएक्शन होनी है, ये रिएक्शन होनी है ना। लेकिन जहां जोन, क्योंकि उसके पार्ट्स तो है नहीं, है ना, मतलब अलग अलग जोन है भाई। नीचे आपने कोयला गर्म किया तो ऊपर ऊष्मा कितनी पहुंची, उतनी कितनी पहुंची, फिर कितनी पहुंची, फिर कितनी पहुंची, ऐसे है। ठीक है, तो जहां जोन 900 के 1500 केल्विन के आसपास जिस जोन में ये टेम्परेचर पहुंचेगा, वहां ये अभिक्रिया होगी। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो 3 जोन हो गए, तीनों ने अपना अपना काम कर लिया। मतलब कि मैंने अयस्क मिलाया था, उसने अपना काम कर दिया अपचयन क्षेत्र में आके। फिर मैंने कोक मिलाया था, तो उसने अपना काम कर दिया दहन क्षेत्र में जाके। और मैंने एक भाग चूना भी मिलाया था, तो उसने अपना काम कर दिया स्लैग फॉर्मेशन जोन, धातुमल निर्माण क्षेत्र। अब मैं कह रही हूँ कि भाई तुमने ये आयरन तो बना लिया है, लेकिन ये जो है यहाँ पे ऊपर है ना, टॉप मोस्ट लेयर में है, तो ये अशुद्धियां ग्रहण कर लेता है, यहाँ सारी गड़बड़ हो जाती है।
तो अगला जोन है हमारे पास संगलित क्षेत्र, टेम्परेचर 1373 से 1573, मतलब सबसे लोअर जोन में तो कितना था 2170 है ना, 2200 केल्विन के आसपास था, 2200 से 2170 के आसपास है। ठीक है, अब उससे जस्ट ऊपर आओ, क्योंकि वो तो दहन क्षेत्र था, उससे जस्ट ऊपर तो 2100 से नीचे घटेगा तो 1300 से 1500 के बीच में। ठीक है, अब ये दहन क्षेत्र के ठीक ऊपर है, इस क्षेत्र में टेम्परेचर आपका 1373 केल्विन से 1573 केल्विन के बीच में, दहन क्षेत्र इससे ठीक ऊपर है। अब हमने जो ऊपर आयरन बनाया है, जिसे हम कह रहे हैं स्पॉन्जी आयरन, है ना, ये क्या करता है, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, एमएन आदि को अवशोषित कर लेता है। मतलब आयरन से कार्बन निकालना तो काफी हद तक डिफिकल्ट रहता है, लास्ट में जाते जाते भी तुम देखोगे कि शुद्ध लोहा पर तुम कहोगे 0.1%, 0.2% कार्बन तो अभी भी है, निकल नहीं रहा वो। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, अब ये आयरन बना तो सही, लेकिन इसने फिर इन अशुद्धियों को अवशोषित कर लिया, तो हम क्या करेंगे, जो टॉप मोस्ट लेयर में आयरन बना था ना, उसको वापस बाहर निकालेंगे। अब ये शुद्ध नहीं है, और फिर अब इतना हमने प्रॉपर किया है काम, तो फिर हमने प्योर ही नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। और हमने रिफाइनिंग के भी इतने सारे मेथड्स पढ़े थे, वहां कहीं हमने आयरन रिफाइनिंग के लिए कोई मेथड नहीं पढ़ा था। अब याद करो, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिस्टिलेशन, तो वो जिंक, कैडमियम, मरकरी के लिए था। फिर द्रवीकरण, तो वो हमने कॉपर के लिए पढ़ लिया था, पीबी के लिए पढ़ लिया था, है ना, और टिन के लिए पढ़ लिया था, कॉपर के लिए नहीं था, टिन के लिए था, पीबी के लिए था, इन लिक्विड्स के लिए था जिनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। फिर हमने दंड विलोडन पढ़ा था, पोलिंग, तो वो हमने कॉपर के लिए पढ़ लिया था, है ना। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ ली थी, वो भी कॉपर के लिए हो जाती है, सिल्वर के लिए भी हो सकती है। ठीक है, फिर हमने वेपर फेज रिफाइनिंग पढ़ी, तो उसमें मॉन्ड प्रोसेस है, तो मॉन्ड प्रोसेस तो निकल के लिए स्पेसिफिक हो गया था। फिर वैन आर्केल भी पढ़ा था, तो वैन आर्केल जिरकोनियम, टाइटेनियम, इनके लिए स्पेसिफिक हो गया था। फिर हमने जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण या क्षेत्र परिष्करण पढ़ा था, तो मैंने सेमीकंडक्टर के लिए बताया था, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, बोरॉन है, उसमें चले जाओ। तो यहाँ कहीं पे भी आयरन का नाम तो आया ही नहीं। और ले देखिए लास्ट में आज हमने क्रोमेटोग्राफी भी डिस्कस किया, तो क्रोमेटोग्राफी भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए, सब्सटेंसेस के लिए है, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए जो नेचर में कम है ना। तो आयरन तो ले देखिए मुझे कहीं मिला ही नहीं कि आयरन को प्यूरिफाई कर, क्योंकि करना उसको इसी में, इतनी बड़ी भट्टी आपने खड़ी कर दी है, तो इसी भट्टी से जो आयरन निकालेंगे, शुद्धिकरण इसी से ही करेंगे। और करेंगे कैसे, आप कह रहे हो टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर में तो क्या हो गया, तो भाई आयरन ने स्पंजी आयरन नाम दे दिया और इसने तो इन चीजों को पकड़ लिया, तो ये कह रहा ठीक है डिस्चार्ज करो वापस टॉप मोस्ट लेयर से, लेके आओ दहन क्षेत्र के ठीक ऊपर। दहन क्षेत्र जहां हमने कोयला जलाया था, कोक को जलाया था, टेम्परेचर 2170 के आसपास था। अब ऊपर आओ तो टेम्परेचर आपका 1500 के आसपास है। ठीक है, अब 1500 पे तो आयरन पिघलना शुरू हो जाता है, तो इस भाग में आयरन को पुनः गर्म करके पिघलाते हैं। अब पिघलाने से क्या होगा, तो बच्चों अशुद्धियां जो है धातुमल बनाकर गलित लोहे के ऊपर तैरने लगती है, और अब आयरन का ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, क्योंकि टॉप मोस्ट में मैंने कहा था हवा के संपर्क में तो आयरन ऑक्सीडाइज भी होने लग जाता है। ठीक है, तो अब आयरन का ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, और अब हम इसे क्या करेंगे, धातुमल अलग कर लेंगे और मेटल को अलग कर लेंगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट जोन, जिसे हम कह रहे हैं संगलित क्षेत्र, जो दहन क्षेत्र के ठीक ऊपर है। अब हमारा काम काफी हद तक हो चुका है, क्योंकि जो टॉप लेयर पे लोहा आया हम उसको वापस बाहर लेके आए, फिर हमने इसको पिघलाया, पिघलाने के बाद में जो अशुद्धियां थी वो हमने अलग की, और अब हमने लोहे को अलग किया। अब ये लोहा है क्रूड आयरन, यानी कि कच्चा लोहा। तो बच्चों वात्या भट्टी से, इस प्रकार वात्या भट्टी से लोहा या कच्चा लोहा या पिग आयरन हमें मिला है, लेकिन अभी भी देखो इसमें 4% कार्बन है, और बहुत माइन्यूट अमाउंट में हमारे पास फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन और एमएन की अशुद्धियां हैं। ठीक, अब कच्चा लोहा है, तुम्हें इसको क्या करना है, गर्म कर दिया, पिघला भी दिया, अब ठंडा करना है। अब ठंडा कैसे करते हो, क्या चीज है, तो हम कहेंगे ठंडा करने के भी 2 स्टेप्स है, 2 प्रोसेस है, या तो अचानक से ठंडा करो या धीरे धीरे ठंडा करो। ध्यान रखना ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है। भट्टी से जो लोहा निकाला है ना, वो कच्चा लोहा है। तो स्पॉन्जी लोहा क्या था, तो भट्टी के ऊपरी भाग में जो लोहा आया था वो स्पॉन्जी लोहा था, वो फिर हवा से थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हो जाता है, अशुद्धियां भी अवशोषित कर लेता है, तो उसको वापस भट्टी से निकाल के भट्टी में ही डाल रहे है ना। तो उसको हमने फिर पिघलाया भट्टी के अंदर, तब जो लोहा मिला वो कच्चा लोहा था, पिग आयरन था। ठीक है, अब तो हम कहेंगे इस कच्चे लोहे को, पिघला हुआ आपके पास है ये, इसको अब हमें क्या करना है, ठंडा करना। ठंडे करने के 2 स्टेप्स है। ठीक है, तो देखो ढलवा लोहा,
तो गर्म पिघले कच्चे लोहे को रेत से बने सांचों में डालकर ठंडा करते हैं। ठीक है, अब बच्चों पिघले लोहे को तेजी से ठंडा करा, फटाफट ठंडा कर दिया, तो इसमें जो कार्बन है वो सीमेंटाइट, ठीक है, इसमें जो कार्बन है वो सीमेंटाइट यानी Fe3C के रूप में आ जाएगा। कार्बन की अशुद्धि तो भी 4% थी सही, तो अब वो कार्बन जो है वो Fe3C के रूप में अलग हो जाएगा, मतलब रहेगा इसके अंदर ही, लेकिन Fe3C में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन कार्बाइड मान लो। तो अब जो लोहा बना इसे हम कहेंगे सफेद ढलवा लोहा। अगर तुमने सडन कूलिंग कर दिया है ना, अचानक से उसको फटाफट ठंडा कर दिया। अब अगर ऐसा नहीं करते हो, धीरे धीरे ठंडा करते हो, तो बच्चों यदि अगर इस लोहे को मैं धीरे धीरे ठंडा करूं तो कार्बन जो है वो ग्रेफाइट के रूप में रहेगा। फटाफट ठंडा किया तो Fe3C, थोड़ा याद करने वाला है ना, याद करना पड़ेगा आपको। और अगर धीरे धीरे ठंडा किया तो ग्रेफाइट के रूप में कार्बन रह जाएगा। तो पहले वाले को बोला था सफेद ढलवा लोहा, इसे बोलेंगे ब्राउन, भूरा ढलवा लोहा। ठीक, अब बच्चों ढलवे लोहे में कार्बन की मात्रा तो हम कहेंगे लगभग 3% है। ठीक, ये काफी कठोर है, भंगुर है, लेकिन खास बात है कि इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, ढलवा लोहा तो आपको बताना है इसमें जंग नहीं लगता है। अब पिटवा लोहा क्या है? तो बच्चों पिटवा लोहा मतलब एक्चुअली हम इसको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा है ना प्यूरिफाइड फॉर्म है ना, और इसको हम ट्रीटमेंट देंगे कि इसमें जो अशुद्धियां, पहले इसके क्या करते हैं, छोटी छोटी गोलियां बना देंगे, ले होती ना, पहले पिघला हुआ तो रहता ही, पिघलाते हैं तो उसको छोटी छोटी गोलियां बना देते, फिर उसको खूब पीटते। तो पीटने से क्या होगा, अभी जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां तुमने देखी थी वो बाहर निकल जाती, तो पीट पीट के उसको शुद्ध कर रहे हैं, इसलिए इसको पिटवा लोहा बोल रहे हैं। तो बच्चों पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। कार्बन का परसेंटेज इसमें 2 से 0.5% ना, उल्टा 0.2 से 0.5% है। ठीक है, और इसमें अन्य धातुओं की अशुद्धियां भी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, अब होगा क्या, तो हमने अभी पढ़ा कि भाई इसको हमें पीट पीट के क्या करना था, ठीक करना था, है ना। अब बच्चों इसमें अशुद्धियां कम है, किसके कंपैरेटिवली, ढलवा लोहे के कंपैरेटिवली इसमें अशुद्धियां कम है, तो फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो। इसमें कौन सा है ये आपका ढलवा लोहा, इसमें अशुद्धियां ज्यादा है, देखो कार्बन 3%, अगर यहां जाओगे तो अशुद्धियां 0.2 से 0.5%, बिल्कुल नाम मात्र की अशुद्धि है ना, 3% कार्बन और यहाँ बहुत ज्यादा कम हो गई अशुद्धि। ठीक है, तो बच्चों अशुद्धियां ढलवे में ज्यादा है, तो ढलवे का मेल्टिंग पॉइंट कम था, है ना, ढलवे का मेल्टिंग पॉइंट 1423 से 1523 केल्विन है। और पिटवा लोहे में अशुद्धियां और कम हो गई तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, तो 1823 केल्विन, है ना। हालांकि लोहा जो है हम मानते भी, जनरली अगर कोई पूछे कि लोहे का मेल्टिंग पॉइंट, तो 1500 के आसपास ही पिघलना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है ढलवा लोहा है कि पिटवा लोहा है ना, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। ठीक है, अब पिटवा लोहा बनाएंगे कैसे, तो ये एनसीईआरटी में है नहीं, बट ठीक है थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखो वात्या भट्टी से उसको निकालो लोहे को, ठीक है, परावर्तनी भट्टी में लोहे को हेमेटाइट के साथ गर्म वायु द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं। अब थोड़ा बहुत जो कार्बन था वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ढलवा लोहे में तो कार्बन 3% था, है ना, कच्चे लोहे में 4% था, ढलवा प्राप्त करते थे 3% था, उसको भी उड़ाना 3% को, दूसरी भट्टी में लाओ, परावर्तनी भट्टी में लाओ, गर्म करो, और ये भी अशुद्धियां हैं, ये और कम हो गई थी, तो ये वाष्पशील ऑक्साइड बना के उड़ जाए। ठीक है, गालक के रूप में मिलाए गए चूने के साथ मिलके ये अशुद्धियां जो है वो धातु मल बनाती है, जिन्हें हम रोलर द्वारा क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास हेमेटाइट के साथ हमने इसको मिलाया, तो वापस आपके पास आयरन बना, फास्फोरस जो है ये से रिएक्ट करके P2O5 के रूप में बाहर आ जाए। अब ये तो अगर नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा। अब देखो इस प्रकार प्राप्त लेई जैसे गोले बनाकर इसे हथौड़े से क्या करते हैं, पीटते हैं। ठीक, अब बच्चों हथौड़े से पीटेंगे तो धातुमल सारा का सारा बाहर आ जाता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, पीट पीट के हमने इसको शुद्ध किया है, इस कारण हम इसे कहते हैं पिटवा लोहा। ठीक है, तो पूछेगा ढलवा लोहा पिटवा लोहा में अंतर बता दो, है ना, तो ठीक, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा में अंतर ही बता दो। तो बच्चों ज्यादा शुद्ध कौन है, ढलवा लोहा ज्यादा शुद्ध था कि पिटवा लोहा ज्यादा शुद्ध था, है ना। तो हम कहेंगे देखो ढलवे लोहे में कार्बन का परसेंट जो है 3% तक कार्बन की
अशुद्धि होती है, पढ़ा था अभी, ठीक है। तो ढलवा लोहा, तो हम कहेंगे ये लोहे का कम शुद्ध रूप है ना, वो ज्यादा शुद्ध रूप है, इसमें शुद्धता कम है। लोहे का कम शुद्ध रूप है क्योंकि इसमें 3% तक कार्बन होता है। ये लोहे का अधिक शुद्ध रूप है क्योंकि इसमें कार्बन की जो अशुद्धि है वो 0.2 से 0.5% तक कार्बन की अशुद्धि है, ठीक। तो बच्चों ये लोहे का शुद्धतम है ना, अधिक शुद्ध रूप है, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले तो अपन को थोड़ा आइडिया होना चाहिए बोर्ड एग्जाम से, बाकी तो डिटेल में कुछ नहीं पूछेगा। अधिक शुद्ध रूप है। फिर ढलवा लोहा, तो हम कहेंगे भाई अशुद्धियां थोड़ी ज्यादा थी तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा डाउन चला गया था, है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट लगभग लिख देंगे हम, भाई लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट 1523 केल्विन के आसपास ठहरेगा। और इसमें अशुद्धियां थोड़ी कम है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया था, तो बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट 1823 केल्विन के आसपास रहेगा, ठीक है। इतना बहुत है ढलवा लोहा पिटवा लोहा में। हालांकि इस चैप्टर में से देखो रहेंगे छोटे क्वेश्चंस, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको इतना यूं घबराना नहीं है। आइडिया रखना है कि भाई आयरन मेटलर्जी भट्टी कौन सी है, अभी बोर्ड क्वेश्चन में था भी सही, बोर्ड पैटर्न में कि आयरन मेटलर्जी के लिए भट्टी कौन सी यूज कर रहे हैं, तो वात्या भट्टी, ठीक है। वात्या भट्टी में कितने क्षेत्र है, तो हम कहेंगे 4 क्षेत्र। किस हिसाब से बनाए, तो हम कहेंगे टेम्परेचर जोन, ताप के आधार पे, ताप में परिवर्तन के आधार, ठीक है। सबसे लोअर जोन, है ना, मेडिकल में भी क्वेश्चन था अभी 2-3 साल पहले कि टेम्परेचर के हिसाब से पूछा था कि सबसे लोअर जोन में टेम्परेचर कितना है, तो भी सबसे लोअर जोन नीचे का क्षेत्र दहन क्षेत्र, है ना, तापमान कितना था, तो 2100-2200 के आसपास रहता है, ठीक। फिर उसके ऊपर तो हम कहेंगे एक बार सबसे लोअर जोन हो गया, उसके ऊपर हमने क्या किया, हमने मिलाया क्या था, तो हमने मिलाया था एक तो आपका अयस्क मिलाया था 8 भाग, फिर हमने कोक मिलाया था 4 भाग, और फिर हमने चूना मिलाया था 1 भाग। तो लोअर जोन में तो कार्बन अपना काम कर रहा है। उसके ऊपर स्लैग फॉर्मेशन जोन था, स्लैग फॉर्मेशन धातुमल निर्माण क्षेत्र था, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा आपका कम चला जाएगा, है ना। उसके ऊपर तो हम कहेंगे टॉप में, है ना, अच्छा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है, सेकेंड वापस आके डिस्कस करेंगे, तो हम कहेंगे सेकेंड धातुमल निर्माण क्षेत्र या स्लैग फॉर्मेशन जोन था। उसके ऊपर तो अपचयन क्षेत्र था। फिर जो आयरन बना था, जो कच्चा लोहा बना था, है ना, स्पंजी लोहा, कच्चा लोहा भी नहीं, जो स्पंजी लोहा बना था उसमें प्रॉब्लम थी कि वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी हो रहा था, टॉप पे आ गया था, अशुद्धियां भी ज्यादा ले रहा था, तो हम उसको निकाल के वापस लाएंगे और पिघलाएंगे, है ना। तो लोहे को पिघलाने के लिए तो मैंने अभी बताया कम से कम 1500 केल्विन तो टेम्परेचर चाहिए। तो सेकेंड जोन जो था, है ना, पहला दहन जोन हो गया, तीसरा अपचयन क्षेत्र है, और सबसे ऊपर वाला जो है, सॉरी तीसरा आपका संगलित फ्यूजन स्लैग फॉर्मेशन जोन है, धातुमल निर्माण जोन है, और उसके ऊपर वाला तो हम कहेंगे अपचयन क्षेत्र है। अब वापस जब तुम उसको नीचे लेके आए हो सेकेंड वाला जोन, तो वो है संगलन जोन या मोल्टन जोन, है ना, जहां आपको लोहे को क्या करना है, पिघलाना है, ठीक। तो वहां टेम्परेचर आपको 1523 केल्विन के आसपास मेंटेन करना था, ठीक है। फिर गालक तो हम कहेंगे चूना था, तो चूने कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में बदलना है, तो टेम्परेचर 1273 केल्विन के आसपास था, और सबसे ऊपर तो आयरन बन ही रहा था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भट्टी से जो लोहा निकाला वो कच्चा लोहा है, ठीक है। अब हम उसको ढलवे लोहे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम कहेंगे गर्मा गर्म था, पिघला हुआ था, अब उसको हमें ठंडा करना है, तो क्या मैं अचानक से ठंडा कर दूं या मैं धीरे धीरे ठंडा करूं। अचानक से ठंडा करूंगी तो कार्बन जो है वो सीमेंटाइट Fe3C के फॉर्म में रह जाएगा, और धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो हम कहेंगे कार्बन जो है वो ग्रेफाइट के रूप में रह जाएगा। अचानक से ठंडा करेंगे तो हमने उसको बोला था व्हाइट कास्ट आयरन, और धीरे धीरे ठंडा किया तो ब्राउन कास्ट आयरन, तो ढलवा लोहा हो गया। फिर पिटवा लोहा, तो हम कहेंगे वो और ज्यादा शुद्ध हो गया। इसी ढलवे लोहे को वापस परावर्तनी में भट्टी में ले जाओ, फिर आप हेमेटाइट के साथ गर्म करो और बहुत सारी रिएक्शंस कराओ तो और प्योर हो जाएगा, है ना। तो और प्योर कितना, तो हम कहेंगे भी कार्बन का परसेंट आपका 3 था, अब घट के 0.2 से 0.5 रह गया, तो ये पिटवा लोहा बन गया। ये लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप है और इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है। तो ये जो मैंने लास्ट में तुम्हें बातें बोली ना, बस ये याद रख लो, तो आयरन मेटलर्जी कंप्लीट है, रटना नहीं है पूरा, हम भी भूल जाते हैं, है ना, इतना सब कुछ याद नहीं रहता।
तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के, क्योंकि मुझे पता है बच्चे डर जाते हैं, तो मेटलर्जी थोड़ा बोरिंग भी लगता है, इस टाइप का मेटलर्जी पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, अरे इसको कौन पढ़ेगा, कौन याद करे, तो खास खास क्वेश्चंस जो है ना वो याद कर लो कि हाँ भाई ठीक है ये बोर्ड एग्जाम्स में काम आ जाएंगे, और कॉम्पिटिशन में भी आते हैं तो थोड़ा अपने को टेम्परेचर वगैरह वाला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्रोमेटोग्राफी डिस्कस कर लिया, कॉपर मेटलर्जी डिस्कस कर लिया, आयरन मेटलर्जी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे इसके क्वेश्चंस के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।